जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में 18 से 19 अगस्त 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा सिद्धेश्वर मंदिर, जो कि बराबर की पहाड़ियों में अवस्थित है, बताएं कि बराबर गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा आजीवक तपस्वियों के लिए करवाया गया था, उनके आवास के लिए। हमने डिटेल जानकारी आपको दिया था, क्योंकि यहाँ पर अभी घटना घटित हुई है, तो जिस वजह से यह मंदिर काफी ज्यादा खबरों में है। एक्चुअली यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि जो इसका निर्माण किया गया था, ये सम्राट अशोक के द्वारा। यहाँ पर जो खास करके साक्ष्य मिले हैं, वो अधिकतर सम्राट अशोक से ही संबंधित है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अगर आप इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दूं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज आप यहाँ पर करंट अफेयर्स के देख रहे हैं, ये बिहार में आयोजित होने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। यानी ये आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो दोबारा कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी नोट्स होते हैं डेली, मंथली, ईयरली, वो सभी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए। इस कोर्स के माध्यम से हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, नाम मात्र की फी के साथ। आप भी चाहें तो इसमें ज्वाइन करके हमारे तमाम मटेरियल का लाभ उठा पाएंगे और आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए आपको यहाँ पर पिछला एक साल का, यानी कि जनवरी 2023 से दिसंबर तक का डेली, मंथली और ईयरली ये सभी जो नोट्स है, ये निःशुल्क आपको मिल जाएगा। और जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे वो अगले एक साल तक आपको यूं ही मिलता रहेगा, यानी कि पिछला जो छूट चुका है आपका 1 से 1.5 साल का, वो सभी इसमें मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अब आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ पर एक तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और गांधी मैदान पटना में कुल 13 विभागों की झांकी निकाली गई। अच्छा, पिछली बार जो झांकी निकाली गई थी वो कुल मिला के 12 विभागों की झांकी थी। ठीक है, ये क्लियर है। इस बार इसमें एक की वृद्धि देखने को मिला है। अब जो विकल्प हमें दिया गया है यहाँ पर ए, बी और सी, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, ये तीनों जो यहाँ पर लिखा गया है ये सभी सत्य है। अतः विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रथम पुरस्कार मिला बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को, द्वितीय पुरस्कार मिला है जीविका को, तृतीय पुरस्कार मिला है उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को संयुक्त तौर पर। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। देखिए, अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें, ये वाला पॉइंट तो आप यहाँ पर देख चुके हैं कि कुल 13 विभागों की झांकी निकाली गई और इन 13 विभागों में से आपको ध्यान रखना, प्रथम जो 3 पुरस्कार है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दर्शा दी गई है। एक्चुअली यही हमने विकल्प में भी डाला था, ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए। हालांकि इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेस्ट परेड प्रोफेशनल का जो पुरस्कार है ये एसटीएफ टीम को दिया गया, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त, ये तीनों पुरस्कार के अतिरिक्त। अच्छा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी जो पहले स्थान पर रही वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, पिछली बार 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिन 12 विभागों की झांकी निकाली गई थी, हमने आपको बतलाया था कि नगर विकास और आवास विभाग की झांकी पहले स्थान पर रही और द्वितीय स्थान पर रही थी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी, तृतीय स्थान पर रही थी कृषि विभाग और विधि निदेशालय की जो झांकी थी वो। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमने पिछले साल बतलाया था, हालांकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना है कि पिछला जो हुआ है वो हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, बल्कि आपको उसे भी पढ़ना है जो आपको नोट्स मिला है, खास करके पुराने भी तथ्य रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस स्वतंत्रता दिवस पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में रिकॉर्ड 18वीं बार तिरंगा फहराया है, जो कि बिहार में अब तक का इतिहास का, फिर बिहार के इतिहास का ये सर्वाधिक बार का रिकॉर्ड है। इससे पहले सर्वाधिक 14 बार जो तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड था बतौर मुख्यमंत्री, बतौर बिहार के मुख्यमंत्री गांधी मैदान पटना में झंडा फहराने का रिकॉर्ड ये पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था, 14 बार का। लेकिन ये रिकॉर्ड बहुत पहले ही टूट चुका है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि 18 बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान यहाँ से ये सारी चीजों को अवश्य रखना है।
अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने व नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही। यहीं से ये पॉइंट को हमने आपके समक्ष प्रश्न के रूप में रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, दरअसल अभी रिसेंटली जून महीने में 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। ये तिथि भूलिएगा मत। और जब इसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे तो वहां पर हमने एक बात ये भी बतलाया था, जो नालंदा महाविहार है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है एक्चुअली में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि बिहार के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है उसमें ये नाम शामिल है। हालांकि पहला जो स्थान है बिहार का जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, 2002 में शामिल हुआ था महाबोधि मंदिर बोधगया का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 23वें संस्थान के रूप में, 23वें स्थल के रूप में ये धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हुआ था महाबोधि मंदिर। लेकिन दूसरा संस्थान जो बिहार का, ये नालंदा महाविहार जो कि नालंदा जिले के अंतर्गत है, ये 2016 में 33वें स्थल के रूप में इसमें शामिल हुआ था। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वर्तमान में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है। इस वाले पॉइंट में आप देखेंगे वर्तमान में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 43 स्थल शामिल है। ये चीजें भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पर मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा दूं कि कौन कौन से स्थल हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे 43 स्थल शामिल है इस सूची में, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो साल था 1983, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 स्थल को, 3 ने बल्कि 4 को इस सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, ये 4 स्थल जो है ये पहले चरण में इसमें शामिल हुआ था। अब यहाँ पर ये 14 की सूची है। नेक्स्ट में यहाँ पर अगला 14 देख रहे हैं, इसी में यहाँ पर 23वें नंबर पर ध्यान दीजिएगा, बिहार का जो महाबोधि मंदिर परिसर है वो 2002 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर आगे आप देखेंगे जो एक्चुअली 33 नंबर पॉइंट है, नालंदा महाविहार 2016 में इसमें शामिल हुआ था। रिसेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि 2024 में भी, हाल ही में, इसकी जानकारी हमने इसी सीरीज में आपको दिया था, असम के अहोम राजवंश का जो मोइदाम है वो इस सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मोइदाम क्या होता है कि हजारों सालों से दफन स्थल। ठीक है, ये चीजें आपको विस्तृत तौर पर बतलाई गई है। तो यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही थी यूनेस्को की भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची के बारे में। हालांकि इसके अतिरिक्त यूनेस्को के संदर्भ में देखें तो एक और कैटेगरी है इसी तरह की, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, इसमें एक नया अपडेट 2023 में हमने दिया था, गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, हम चलते हैं आगे अगले तीसरे प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस अवधि में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बात यहाँ पर हो रही है पैरालंपिक की। देखिए, पैरालंपिक की बात करें तो ये 28 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर 2024 तक संचालित होना है, अथवा विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ओलंपिक के भी बारे में। देखिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के सफल आयोजन के बाद अब पेरिस पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये 18 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जाना है या फिर किया जाएगा। और इसको लेकर जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके लिए भारतीय पैरालंपिक समिति ने 84 खिलाड़ियों का एक दल भेजा है, जो कि ये खास करके कह सकते हैं पेरिस पहुंच चुकी है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारी मैं पैरालंपिक खेल से संबंधित आपको दे दूं। दरअसल पिछला जो पैरालंपिक खेल था वो यहाँ पर उसकी जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 19 पदक अपने नाम किया था, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था।
और पदक तालिका में 24वां स्थान हासिल किया था। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये संस्करण की हम बात कर रहे हैं, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली 2020 वाला ही संस्करण था, जो कि कोरोना महामारी के कारण देरी हुई थी। ये 2021 में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये चीजों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर हमने सभी चीजों को लिख दिया है। अब यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक खेलों की अगर हम पदक तालिका की बात करें, तो चाइना 207 पदकों के साथ इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसी पैरालंपिक खेल में हाजीपुर वैशाली के, देखिए यहाँ पर हम टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात कर रहे हैं, तो हाजीपुर वैशाली के प्रमोद भगत पैरालंपिक खेलों के बैडमिंटन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। वैशाली जिला के हाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर इनसे संबंधित एक पॉइंट यह है कि हालांकि वे मौजूदा समय में यानी कि प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, प्रमोद भगत की यहाँ पर बात हो रही है, तो पिछला वीडियो में प्रश्न संख्या 2 में हमने आपको इनसे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दिया था। वो जानकारी ये था कि 13 अगस्त 2024 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसको मतलब प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित किया है। अब इसका परिणाम यहाँ पर यह है कि जो पेरिस पैरालंपिक खेल है 2024 वाला, जो 28 अगस्त से शुरू हो रहा है, इस खेल में ये भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखिएगा। साथ ही इनसे संबंधित एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि इन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 की, लेकिन अगर हम ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत इसमें 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर था, जबकि पैरालंपिक की जो टीम थी, जो दल था, वो 24वां स्थान हासिल किया था पदक तालिका में। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसमें जो एक गोल्ड मेडल आया था, नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया था। देखिए, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 14 अगस्त 2024 को 3 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है, यानी कि वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है। अब हमने पूछा है कि बताएं कि अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए, ये चीजें अपडेट होती रहती है। पिछली बार हमने आपको बताया था इसकी संख्या बढ़कर 82 हो गई, लेकिन अब इसमें 3 और स्थल को जोड़ा गया है, जिससे इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 85 यानी कि 85। जहां पर जानकारी दे दूं कि 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नई रामसर साइट्स की घोषणा की। इनमें तमिलनाडु के नांजा रायन और काजोवेली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय शामिल है। ये तीनों का नाम यहाँ पर ध्यान रखिए। इनमें 2 जो है तमिलनाडु से संबंधित है और एक जो है तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इसके साथ ही भारत में अब रामसर साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई 85। लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, एक जानकारी बिहार के संदर्भ में दे दूं, दरअसल इसी साल से संबंधित है रामसर स्थलों से। हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, एक्चुअली 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के 2 स्थलों, जो कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया था। ये जो दोनों पक्षी अभ्यारण्य है या फिर पक्षी आश्रय है, ये आपको ध्यान रखना बिहार के जमुई में है। नागी और नकटी दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों को इसमें जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट, अगर हम अंदर जाएं थोड़ा सा पिछला चीजों को देखें, तो यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हालांकि बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील जो है, ये अब तक बिहार की पहली व एकमात्र रामसर साइट थी, जो कि आपको ध्यान रखना नवंबर 2020 में इसको मान्यता दी गई थी। लेकिन अब इसकी संख्या बिहार में जो बढ़कर हो गई है 3। जो पूरे भारत में 85 रामसर स्थल हैं, जो रामसर साइट्स हैं, उनमें बिहार के 3 स्थल शामिल हैं। अच्छा, रामसर साइट्स होता क्या है? देखिए, रामसर साइट्स या फिर रामसर स्थल की बात करें तो यह एक प्रकार का आर्द्र भूमि साइट होता है। दरअसल 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में यूनेस्को द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इसमें खास करके जो वेटलैंड्स होते हैं उसको शामिल किया जाता है और इसमें शामिल वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग भी प्रदान किया जाता है ताकि उसे संरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो आई होप इन सारे बातों को यहाँ पर आप समझ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? देखिए, बहुत आसान सा सवाल है ये। खास करके 11वीं बार है
जब नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किला से तिरंगा फहराया गया। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी हमने जानकारी दिया था तो उस समय 10वीं बार था, अभी हो गया है 11वीं बार। अब यहाँ पर इनसे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 2024 में 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर बतौर प्रधानमंत्री 11वीं बार तिरंगा फहराए हैं और इस अवसर पर उन्होंने 98 मिनट का अपना सबसे लंबा भाषण दिया। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि इनका जो सबसे छोटा भाषण था साल 2014 में आया था 65 मिनट का, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 98 मिनट का ये अब तक का इनका सबसे लंबा भाषण है। अब यहाँ पर देखिएगा, लाल किला पर सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले भारतीय प्रधानमंत्री की हम बात करें तो इनमें जो पहला नाम है 17 बार का, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा नाम आता है इंदिरा गांधी का, 16 बार ये फहरा चुकी है, मतलब फहराई थी। और अब इस सूची में मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं तीसरे स्थान पर। इन्होंने 11 बार यहाँ पर तिरंगा फहराया। चौथे स्थान पर अब पहुंच चुके हैं मनमोहन सिंह, 10 बार इन्होंने तिरंगा फहराया है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये आजादी की पहली सुबह का है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहरा रहे थे। ठीक है, तो ये तमाम बातों को यहाँ पर आपको ध्यान अवश्य रखना है। आगे चलते हैं, एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला पर तिरंगा फहराया जाता है। हालांकि पहली बार जब तिरंगा फहराया गया था तो लाल किला पर नहीं बल्कि कहीं और मैदान में फहराया गया था, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे हम बात करें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया जाता है। दोनों कंडीशन में दोनों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्तव्य पथ की बात हुई तो कर्तव्य पथ को पहले राजपथ या फिर किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। तो इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि 103। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने जानकारी दिया था पुलिस पदक को लेकर, यहाँ पर सशस्त्र बलों के पदकों की वीरता पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी थी। इनमें 3 मरणोपरांत सहित 4 कीर्ति चक्र, 4 मरणोपरांत सहित 18 शौर्य चक्र, 2 मरणोपरांत सहित 63 सेना पदक और 11 नौसेना पदक, साथ 6 वायु सेना पदक, जो कि वीरता कैटेगरी में दोनों है, इससे सम्मानित मतलब इसमें शामिल है। ठीक है, तो 103 कुल मिलाकर घोषणा हुई थी और ये सम्मानित किए गए हैं। ये सभी को ध्यान रखिएगा। ये राइज होंगे प्रश्न एग्जाम में कि 2024 में कितने हस्तियों को या फिर कितने सशस्त्र बलों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, कितने को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कीर्ति चक्र ओवरऑल 4 है, इसमें आपको ध्यान रखना 4 में से 3 को मरणोपरांत मिला है। उसी प्रकार से शौर्य चक्र की बात करें तो ओवरऑल कितना है, ये है 18, लेकिन इसमें शामिल कितने लोग हैं, मतलब मरणोपरांत 4 लोगों को दिया गया है। तो तमाम चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मतलब पॉइंट राइज यहाँ से होते हैं। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बताएं कि भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था। ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी जो हम सब पर रही थी लगभग 200 वर्षों तक रही थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को फाइनली हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। देखिए, यहाँ पर आगे है कि भारत की आजादी के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए, इस वर्ष मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है ये विकसित भारत यानी कि डेवलपमेंट इंडिया है। अब यहाँ पर ये चीजें हम इसलिए भी बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 78वें स्वतंत्रता दिवस की चर्चा हो रही है। एक एक करके यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रश्न बतलाया और ये भी चीजों की जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं। यहाँ पर चूंकि पुनः चर्चा हुई तो यहाँ पर हमने शामिल किया है, क्योंकि इसके लिए अलग से प्रश्न नहीं बनाया जा सकता, इसी में एक्सप्लेनेशन में हम आपको दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर
स्वतंत्रता की बात हो रही है तो कई सारी चीजें हम आपको बतलाएंगे इनसे संबंधित, और ध्यानपूर्वक सभी को यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरित भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसमें 4 जानवरों जिनमें कि घोड़ा, हाथी, शेर और सांड को दर्शाया गया है। ये जो संरचना है, एक प्रकार से देखें तो ये आपको ध्यान रखना गोलाकार संरचना है, जिसमें आप किसी भी साइड से देखेंगे तो आपको 3 ही शेर दिखेगा, हालांकि इसमें 4 एक इसके पीछे भी होता है। और यहाँ पर जो ये गोलाकार संरचना है, इसी में आपको ये 4 जानवरों का दृश्य दिखेगा, घोड़ा, हाथी, शेर और सांड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब खास करके अभी के एग्जाम में लोगों से संबंधित या फिर चिन्ह से संबंधित भी प्रश्न अराइज होते हैं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा एनटीपीसी एग्जाम में, खास करके वहां पर ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई के लोगों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो आरबीआई के लोगों में जो है ये ताड़ का पेड़ है और बाघ को दर्शाया गया है, और वहीं से ये प्रश्न अराइज हुआ था। देखिए यहाँ पर कुछ और भी जानकारी हम आपको दे दें इनसे संबंधित मिलते जुलते फैक्ट में। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत की आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने पहले स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम की अपनी एक स्पीच दी थी, एक भाषण दी थी ऑल इंडिया रेडियो पे, जो एक ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। ये यहाँ पर ध्यान अवश्य रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को भारत ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, ये जरूर तिथि ध्यान रखिएगा। आई थिंक मैंने शायद इसे बीपीएससी प्रीवियस वर्षों वाले प्रश्न पत्र में देखा है कि कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। आई थिंक ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये पूछा हुआ है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में कई बार बदलाव हुए, आई थिंक 5 बार, लगभग 4 से 5 बार इसमें बदलाव हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ये ध्यान रखिए इसका हिंदी संस्करण को। इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इतनी सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखना है। फिलहाल अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, लेकिन उससे पहले विकल्प में ध्यान दीजिए, एक विकल्प आपको दिख रहा है विंस्टन चर्चिल। ये आपको ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने महात्मा गांधी को, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। और ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 14 अगस्त 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर होगा पर्वत नेनी हरीश, अथवा विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 14 अगस्त 2024 को 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी व अनुभवी राजनयिक पर्वत नैनी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, वे अब तक जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। इसके साथ ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि भी अब बनाया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि की बात करें तो इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जून 2024 में रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या फिर यूं कहें अस्थायी प्रतिनिधि का पद खाली था। ये जानकारी हमने आपको दिया था जब ये सेवानिवृत्त हुए थे। बात यहाँ पर हम कर रहे हैं रुचिरा कंबोज की। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रुचिरा कंबोज, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, 2 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि या फिर राजदूत बने थे। इस चीज को ध्यान रखिए। इनसे पहले यानी कि जो पर्वत नैनी हरीश इस पद पर नियुक्त हुए, इनसे पहले कौन थे? तो रुचिरा कंबोज। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि अगस्त महीने में हाल ही में किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम पॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? किस तिथि को? तो 14 अगस्त को। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए एम पॉक्स को लेकर पहले हमने जानकारी दिया था, उसकी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे, जो कि वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखिए 14 अगस्त 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम पॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। दरअसल ये आपको ध्यान रखना, ये पिछले 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी
बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए मंकी पॉक्स जो यानी कि एमपॉक्स की हम बात कर रहे हैं, यह भी स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक वायरल बीमारी है, जो कि स्मॉल पॉक्स आप लोग जानते होंगे इस तरह से बॉडी में होता है, तो इसी प्रकार का ये मिलता जुलता है। हालांकि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो खास करके इसमें बातें निकल कर आ रही है, ये भले ही मंकी पॉक्स है, इसका नाम भले ही मंकी पॉक्स है, लेकिन इसमें मंकी इसका जो संबंध है इससे किसी भी प्रकार से मंकी से नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का मतलब वायरल संक्रमण है, वायरल बीमारी है। और यहाँ पर इनसे संबंधित एक पॉइंट ये है कि डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर 2022 में मंकी पॉक्स को एम पॉक्स नाम दिया था, यानी कि शॉर्ट में इसे एम पॉक्स कहा गया था, क्योंकि कई देशों में इसके नाम को लेकर मतलब अलग अलग नाम से इसे संबोधित किया जाता था। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ये नाम को जारी किया गया था दिसंबर 2022 में, और तब भी हमने इसको लेकर जानकारी आपको दिया था। अगर दिसंबर 2022 वाले पीडीएफ को देखेंगे तो वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगा। देखिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिलहाल इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, चलते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। इस फूल का नाम है नील कुरिंजी पुष्प। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें मुझे भी पहली बार इसमें पता चला है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नील कुरिंजी पुष्प या फिर फूल को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसी वजह से ये चीजें खबरों में आई है। इस पुष्प को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। इस फूल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये 12 साल में एक बार खिलता है, यानी कि जो इसका फूल का खिलने की जो अवधि है वो 12 साल है। प्रत्येक 12 साल में एक फूल जो है, ये जो फूल है एक बार ही खिलता है। अच्छा, रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी किया गया है इसको लेकर के, इसमें कहा गया है कि इसके 40% जो निवास स्थान है जहां पर ये उगता था वो नष्ट हो चुका है। अब इसे संरक्षण की आवश्यकता है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें इसमें कही गई है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबेलेंथेंस कुथियानस। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोबेलेंथेंस कुथियानस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए स्थानीय रूप से इसे कुरुंजी भी कहा जाता है। इसका वर्णन प्राचीन तमिल साहित्य में भी मिलता है, खास करके दक्षिण भारत में ये पाए जाते हैं। और इस पौधे का जो नाम है केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी के नाम पर रखा गया, ऐसा मान्यता है। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया गया। ये अभी हाल ही में उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोष पोर्टल और साथ फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और इसके तहत प्रत्येक वर्ष 31 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार में जन्मे निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा शटलर को हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से। अच्छा, बीपीएससी वाले कोर्स में एक ऑफर है और ये ऑफर आपको ध्यान रखना है कल समाप्त हो जाएगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके महज 199 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल का लाभ उठा सकते हैं, जो कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, टेस्ट सीरीज भी शामिल है, प्रीवियस वर्ष का पेपर भी इसमें शामिल है, और जो नोट्स वगैरह हम देते हैं वो चीजें आपको इसमें मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।